तो चलिए बच्चों, आज आपको हम पढ़ाएंगे वैदिक सभ्यता। कल आपने पढ़ा सिंधुकालीन सभ्यता, बीच में आपका छोड़ रहे हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता बहुत छोटा है, उसको बाद में पढ़ा देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है वैदिक कालीन सभ्यता। तो आइए हम जो आज बात करते हैं वो किसके विषय में, वैदिक कालीन सभ्यता। क्योंकि हमने बताया था जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें दो सभ्यताएं कली गई, दो भागों में विभाजित हुआ, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक सभ्यता। तो आइए देखते हैं आज मेरा टॉपिक क्या है। सिंधु घाटी वैदिक कालीन सभ्यता। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, वैदिक कालीन सभ्यता। वैदिक कालीन सभ्यता को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं वैदिक कालीन सभ्यता है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वैदिक काल का जो समय है वो कब से कब तक है। तो वैदिक कालीन जो सभ्यता है उसका समय, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, समय। तो जो समय इसका है बच्चा, वो समय आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका समय है। कब से कब तक, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसके समय को निर्धारित किया गया। आपको दिखाई दे रहा होगा 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। अब वैदिक कालीन जो सभ्यता है, विभाजन। अब इसका जो किसका विभाजन, वैदिक कालीन सभ्यता का। हम लिख दे रहे हैं कि वैदिक कालीन सभ्यता का विभाजन। अब जो वैदिक कालीन सभ्यता है उसे समय के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया। कैसे, देखिए, पहला आपका जो हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जानते रहिए, पूछा जाता है कि वैदिक कालीन सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया। तो कितने भागों में बांटा गया, दो। कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। कौन कौन सा, ऋग्वैदिक काल पहला हो गया, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, यानी कि वैदिक जो सभ्यता है उसको दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, ऋग्वैदिक काल और वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपने देखा कितने भागों में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल है उसका समय है 1500 ईसा पूर्व से कब तक, 1000 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा। आइए हम लोग जानते हैं ऋग्वैदिक काल है क्या, एक एक काल के विषय में जानते हैं। सबसे पहले आपने जाना कि जो वैदिक काल है उसका समय कब से है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। अब वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा, और ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल का समय रहा। आइए हम लोग जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल है क्या, एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। तो बच्चों स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे, पहले आपने विभाजन जाना कि पहले आपने जाना वैदिक काल कि वैदिक काल क्या है। तो वैदिक काल
उनका जो समय है, समय के आधार पे हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं, 2 भागों में बांट के इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो वैदिक काल का ही पहला भाग है ऋग्वैदिक काल, उसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं कि ऋग्वैदिक काल क्या है। ऋग्वैदिक काल, आइए देखते हैं ऋग्वैदिक काल क्या है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक काल भी क्या है, एक प्राचीन सभ्यता है। ऋग्वैदिक काल क्या है, एक प्राचीन सभ्यता है। प्राचीन सभ्यता है और इस वैदिक काल को हम ग्रामीण सभ्यता भी कह सकते हैं। देखिए, आपने इसके पहले पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था ना, सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, शहरी। आप देखिए, इस कंपेयर करते रहिए, शहरी सभ्यता। लेकिन वहीं पर क्या बोल रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल किस प्रकार की सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। अब ऐसे कह सकते हैं शहरी सभ्यता। अब जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता थी सबसे प्राचीन सभ्यता थी, लेकिन ये एक शहरी सभ्यता थी। इसकी जो नगर योजना थी, बड़े प्री प्लानिंग होता है ना, पहले से ही पूर्व नियोजित करके बनाया गया था। लेकिन उसके बाद का काल है वैदिक काल, लेकिन उसमें क्या है, वो सभ्यता ग्रामीण थी। प्राचीन तो है लेकिन वो क्या है, ग्रामीण सभ्यता थी। तो आइए देखते हैं कि इनके विषय में क्या मत है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है इनके विषय में जानकारी मिलती है ईरान की पुस्तक। किसके विषय में, ईरान की पुस्तक। ईरान की पुस्तक देखिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, जेंद। अब ईरान की जो पुस्तक है उसका नाम देखिए, क्या बोल रहे हैं हम, जेंद। वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहे बात, जेंद अवेस्ता। जेंद अवेस्ता कहाँ की पुस्तक है, ईरान की पुस्तक, जेंद अवेस्ता। और क्या कहते हैं, बोंगज कोई, जेंद अवेस्ता और बोंगज कोई, ये दोनों कहाँ की पुस्तकें हैं, ईरान की। कोई और कैसी पुस्तकें, हिंदू पुस्तकें हैं ये। देखिए, ईरान की टॉपिक हमने उल्टा लिखा है, आप देखिएगा पूरा लिख दे रहे हैं। ईरान की हिंदू पुस्तकों के द्वारा, हिंदू पुस्तकों में और हिंदू पुस्तक कौन कौन से हैं, आप देखिए। ईरान की पुस्तक हिंदू पुस्तकों में जेंद अवेस्ता और बोंगज कोई, इसको इसमें कर दे रहे हैं में ऋग्वैदिक काल का वर्णन मिलता है। इनके अनुसार ऋग्वैदिक काल, इनके अनुसार कहने का मतलब है कि जो ऋग्वैदिक सभ्यता है वो कहाँ से आई, तो इनके अनुसार ऋग्वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक सभ्यता लिख दे रहे हैं, सही है। ऋग्वैदिक सभ्यता मध्य एशिया से आई। कहाँ से आई, मध्य एशिया से आई। किसके अनुसार, ईरान की धार्मिक पुस्तक या हिंदू पुस्तकों में
ऋग्वैदिक काल का वर्णन मिलता है। और कौन सी पुस्तक है? जैन अवेस्ता और बोंगस कोई में मिलता है। इनके अनुसार ऋग्वैदिक सभ्यता मध्य एशिया से आई, लेकिन अन्य आर्यों के अनुसार, अन्य ईरानी आर्यों के अनुसार, ईरानी आर्यों के अनुसार पता चलता है कि ये कौन? यही ऋग्वैदिक काल। ये लोग खैबर दर्रे के रास्ते से, खैबर दर्रा पड़ा, खैबर दर्रे, अब ध्यान से देखिएगा इसको, क्या बोल रहे हैं? खैबर दर्रे, ये लोग खैबर दर्रे, ऐसे इन्वर्टेड कमा ना लगाएं क्योंकि उसी में दे रहे हैं। तो ये लोग खैबर दर्रे के रास्ते हिंदू कुश में प्रवेश लिया। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्या बोल रहे हैं? खैबर दर्रे के रास्ते से हिंदू कुश में प्रवेश लिया और कहाँ जाके रहने लगे? और सिंधु में आकर बस गए। और कहाँ बस गए? सिंधु में आकर बस गए। ठीक है, आपको हिंदी पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था, देखिए हम नक्शा तो नहीं बना पा रहे हैं आपका, लेकिन कुछ ऐसे जो भी है नक्शा आपका, देखिए मानचित्र। ठीक है, ये जैसे हम कह रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे पंजाब, राजस्थान ऐसे फैला हुआ है सब। सतलज नदी, ये सतलज नदी तो हमारे पास क्या था? यहाँ देखिए, यहाँ लटका हुआ आपका श्रीलंका है। तो यहाँ से जब चढ़ाई शुरू किए, मतलब पहाड़ी एरियो से जब आए आक्रमणकारी हमारे यहाँ, तो यहाँ सिंधु नदी पे आए ना, और सिंधु नदी पे आके वहीं बस गए। वहीं से इन्होंने क्या कहा? सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु ये सा नहीं बोल पाने के कारण हा बोलना शुरू किए, और धा ना बोल पाने के कारण, सिंधु होता है ना सिंधु, और धा ना बोल पाने के कारण देखिए सा को इन्होंने हा बोला और धा को दा बोला, तो क्या हो गया? सिंधु से हिंदू हो गया, और यहीं से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई थी। तो वही इसमें भी बताया जा रहा है कि ये क्या कहते हैं? हिंदू कुश में यानी सिंधु में आकर बस गए। सिंधु पंजाब प्रांत जिसमें 7 नदियों से मिलकर बना है। कितनी नदियों से? 7 नदियाँ। अब बस गए, इसको आगे चर्चा हम कर रहे हैं कि 7 नदियों से मिलकर बना है। कौन कौन से? इसीलिए उसको सिंधु कहा गया। 7 नदियाँ आकर मिलती हैं पंजाब में, तो उसको क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। अब 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं? आइए हम जानते हैं। कहाँ आके बस गए? ऋग्वैदिक काल में लोग यानी आए, और आर्य आए ऋग्वैदिक काल में, वो आकर कहाँ बस गए? तो बस गए सिंधु में। कहाँ? सिंधु। आप समझिए इस बात को, सिंधु में आकर बस गए। और सिंधु 7 नदियों से मिलकर बना, इसलिए उसका नाम सिंधु पड़ा। 7 नदियां जहाँ मिली, कौन कौन सी? देखिए, सबसे पहले सिंधु हो गया, सिंधु कह सकते हैं, या इसको सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बस गए। कहाँ बस गए बच्चों? सप्त सैंधव प्रदेश, इसलिए उसको सिंधु कहा गया। सिंधु जिसमें 7 नदियां हैं। सिंधु हो गया, सतलज, आप देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंधु, सतलज, सरस्वती, सिंधु, सतलज, सरस्वती, रावी, 4 हो गए ना? सिंधु, सतलज, सरस्वती, व्यास लिख देते हैं यहाँ, व्यास। अब देखिए, रावी, झेलम और चिनाब, रावी, झेलम और चिनाब।
इन 7 नदियों के मिलने के कारण इसे सिंधु कहा गया। ठीक है, पंजाब में आके मिली सिंधु, सतलज, सरस्वती, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब। और इन ऋग्वेद में इन 7 नदियों का वर्णन है। और जो आके आर्य बसे, इसे सप्त सैन्यों में आके बसे, हिंदू कुश में आके बसे, और यहाँ पर 7 नदियां मिलती हैं, इसलिए इसको सिंधु कहा गया। जिसमें हमारी सरस्वती नदी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रसिद्ध नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया? किसे माना गया? कहा नहीं, माना गया। किसे माना गया? तो आप उत्तर देंगे तुरंत, फटाक से देर नहीं लगेगी, सरस्वती नदी। किसको? सरस्वती नदी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी पूछा जा सकता है, आपके सिलेबस में भी पूछा जा सकता है। अतिरिक्त आगे तैयारी करेंगे टेट पे, तो टेट में ये कई बार बच्चे, हम भी जब पेपर दे रहे थे तो ये सरस्वती नदी आई थी। तो इस तरह बताएंगे। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु नाम जो पड़ा उस या पंजाब में मिलने वाली 7 नदियों के नाम, तो सिंधु, सतलज, सरस्वती, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब, ये 7 नदियां हैं। आइए हम चलते हैं, अब एक एक का देखते हैं। आपने ऋग्वैदिक काल के विषय में थोड़ा परिचय हुआ, अब पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं राजनीतिक व्यवस्था, ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था, ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। अब राजनीतिक व्यवस्था क्या थी उस समय? उस समय कबीलाई व्यवस्था थी। कौन सी? कबीलाई। देखिए उस समय की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी? कबीलाई। अब कबीलाई सोचेंगे क्या है, तो कबीलाई जो कबीला होता है ना, पहले जैसे आपने देखा होगा कि मूवियों में दिखाए जाते हैं कि कबीले होते हैं बड़े बड़े, जैसे लोग, पहले वही व्यवस्था थी ना। आपने देखा पाषाण काल में तो लोग चरंतु थे कि चलते रहते, लेकिन धीरे धीरे पाषाण काल खत्म होते होते वो क्या किए, वो समूह में रहना सीखे। तो पाषाण काल के बाद आपका ऋग्वैदिक काल यानी सिंधु सभ्यता, उसके बाद ऋग्वैदिक सभ्यता आई। तो जब ऋग्वैदिक सभ्यता आई तो वो समूह में रहे, और जो समूह होता था उसका एक व्यवस्था का संचालन करने के लिए एक कबीला, मतलब एक कबीला नाम दे दिए, जैसे ग्राम होता है ना आजकल की, वो फलाना गांव, उसी तरह वो जो समूह होता था वो किसके नाम से? कबीले के नाम जाना जाता, फलाना कबीला, और ये ऐसे। तो कबीलाई व्यवस्था थी। उसमें भी जैसे पहले राजा होते थे, बाद में आए राजा होते थे, तो उस कबीलाई में भी एक राजा होता था, राजन, जिसको हम क्या राजा नहीं बोलते थे उस समय। तो उस समय कौन सी व्यवस्था थी? कबीलाई व्यवस्था थी, कबीलाई व्यवस्था थी। और उसका मुख्य व्यक्ति कौन होता था? जानते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा होता था? राजन होता था। कौन होता था? राजन होता था। अब जानते रहिएगा, राजा मत लिखिएगा। उस समय एक कबीलाई व्यवस्था थी, उसका मुख्य व्यक्ति राजन होता था। और राजन को विशद बोलते हैं। राजन को नियंत्रित करने के लिए एक वीरदत्त होता था। क्या होता था? वीरदत्त। आप जानते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजा को नियंत्रित करने के लिए क्या होता था? तो वीरदत्त होता था। वीरदत्त के लिए वीरदत्त जानते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बता रहे हैं ना कि राजा नहीं लिखना है, वैसे राजा को नियंत्रित करने के लिए क्या होता था? तो वीरदत्त होता था। क्या होता था बच्चों? वीरदत्त होता था। वीरदत्त क्या है? एक प्राचीन प्रक्रिया है।
और इसमें 4 भाग होते थे, 4 भाग, या फिर ऐसे कह सकते थे कि जो ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था थी वो 4 भागों में विभाजित थी। कितने भागों में? तो 4 भागों में विभाजित थी। कौन कौन सी? ऋग्वैदिक, जो ऋग्वैदिक व्यवस्था है, या यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको आसपास, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था 4 भागों में बटी थी, 4 भागों में बटी थी। कितने भागों में? 4 भागों में बटी थी। अब 4 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1, सबसे पहले कुल, जिसको हम जन भी कह सकते हैं, कुल या जन। दूसरा सभा। 4 भागों में राजनीतिक व्यवस्थाएं बटी हुई थी, और चारों भाग वो जो होते थे आपके राजनीतिक व्यवस्थाओं में, तो वो होते थे आपके कुल, ग्राम, जन, विद, कुल, ग्राम, विद और जन। क्या होते थे? कुल, ग्राम, विद और जन। 4 भागों में ये बटे होते थे। कितने भागों में बटे होते थे बच्चों? तो ये 4 भागों में कौन कौन से? विद, कहीं कहीं विद लिखा रहता है बच्चों, और कहीं कहीं विस लिखा रहता है, विस, सॉरी, तो विस भी कह सकते हैं, विस, सबसे सटीक विस होगा, हमने विद लिख दिया था। तो क्या हो गया? कुल, ग्राम, विस और जन 4 भागों में बटा होता था। कुल, ग्राम, विस और जन। तो आगे आगे बढ़ते हैं कि 4 भागों में बटा होता था। राजन मुख्य होता था, विदर्थ होता था, और इन चारों भाग क्या करते थे? मिलकर विदर्थ के द्वारा राजन पर नियंत्रण लगाते थे। क्या करते थे? राजन पर नियंत्रण लगाते थे। जो जन है, देखिए यहीं से शुरू करेंगे ना, जन, फिर विस, फिर ग्राम, फिर कुल। तो ये जो जन है ये सबसे छोटी इकाई होती थी, सबसे छोटी इकाई होती थी, सबसे छोटी इकाई यही होती थी। कौन सी? जन। तो ये आपकी रही कौन सी? राजनीतिक व्यवस्था, ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। अब आइए सामाजिक व्यवस्था लेते हैं हम लोग कि ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था क्या थी। तो जो राजनीतिक ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। अब देखिए ऋग्वैदिक काल की जो सामाजिक व्यवस्था थी, जानते रहिए बहुत ही मजबूत थी, स्ट्रांग थी। हम कह सकते हैं उस समय किस समय? वही ऋग्वैदिक काल के उस समय। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है आपके समय। उस समय स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। देखो सोचो आप, उस समय भी क्या था? स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था। यज्ञ में भाग ले सकती थी, यज्ञ में भाग लेती थी, यज्ञ में भाग लेती थी। और क्या? यही नहीं, सत्ता मात्र सत्तात्मक थी, मात्र सत्तात्मक थी। तो आप सोचो कि माता की पूजा होती थी, यानी स्त्रियां सम्मानित थी, या स्त्री का सम्मान किया जाता था, सम्मान किया जाता था। स्त्री का क्या होता था? सम्मान किया जाता था। इससे पता चल रहा है कि मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। क्यों? क्योंकि अधिकतर जो मोहरें मिली, अधिक
अधिकतर जो मोहरे मिली उस समय की बात कर रहे ऋग्वैदिक काल की मिली, उसमें किसी देवी या स्त्रियों के चित्र मिले, और देखिए उस समय मिले स्त्रियों के चित्र मिले और उस समय देखिए उस समय पर्दा, देखो कहते हैं पर्दा प्रथा, उस समय क्या था? पर्दा प्रथा या बाल विवाह जैसी प्रथा नहीं थी। उस समय ना तो बाल विवाह की प्रथा थी, ना पर्दा प्रथा थी, और मात्र सत्ता थी। स्त्रियों का अधिकार होता था, वो शिक्षा का अधिकार था, यज्ञ में भाग लेती थी, यानी पूर्ण रूप से सम्मानित था उस समय का। और उसके बाद सामाजिक व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर 4 भागों में बटा था। 4 भागों में समाज बटा था। वर्ण व्यवस्था के आधार पर बटा था, यानी कार्य जो होते थे उनका उसी के आधार पर क्या किया गया था? बांट दिया गया था। आप देखिए कौन कौन सी हैं? 4 हैं। तो 4 में पहला हो गया आपका, सबसे पहला आपका हो गया, इधर भी लिख दे रहे हैं, दिख रहा होगा आपको। पहला सबसे कौन सा वर्ण हुआ बताइए आप? ब्राह्मण। दूसरा क्षत्रिय, और तीसरा वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और चौथा शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 4 भागों में उस समय की सामाजिक व्यवस्था विभाजित थी। वर्ण व्यवस्था के आधार पर 4 भागों में, ये कर्म के आधार पर थी। कर्म के आधार पर विभाजन किया गया। कर्म के आधार पर जो कार्य करते थे उनको जन्म से नहीं बल्कि कार्य के आधार पर 4 भागों में बांट दिया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उस समय कोई छुआछूत या ऐसे ज़्यादा कोई बहुत बड़ा भाव नहीं था मन में, जो जैसा कार्य करता था तो उसी के अनुसार उसे 4 भागों में बांट दिया। तो राजनीतिक व्यवस्था आपने देखा कि जन, कुल, विष और ग्राम। आपने देखा कुल, ग्राम, विष और जल 4 भागों में उसे भी बांटा गया था। क्यों बांटा गया? क्योंकि राजा जो राजन होता था उसे नियंत्रित रखने के लिए इसे 4 भागों में बांटा गया। और यहाँ वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर आगे बताएंगे। इस समय जो ऋग्वैदिक काल है, वैदिक की पूरी बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए जब पूरी वैदिक की बात करेंगे तो गलत होगा पूर्ण रूप से ये कहना कि स्त्रियों का शिक्षा में पूर्ण अधिकार था, क्योंकि ये पहला भाग है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को पूर्ण अधिकार था, लेकिन जो आगे उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे उसमें क्या होगा? स्त्रियों को शिक्षा से धीरे धीरे वंचित किया जाने लगा, उसको पर्दा में रखा जाने लगा। उस समय बाल विवाह की प्रथाएं, बहुत सारी कुरीतियां अपनाई जाने लगी। तो ये रहा राजनीतिक, सामाजिक। अब धार्मिक देख लेते हैं। धार्मिक और आर्थिक स्थिति। धार्मिक स्थिति और आर्थिक स्थिति वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप पढ़ेंगे, लॉन्ग में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप तैयार रखिएगा। बहुत ज़्यादा विकल्प भी नहीं है कि आपको तैयार न हो। तो आइए देखते हैं धार्मिक व्यवस्था। तो उस समय का जो उस समय की धार्मिक व्यवस्था थी उसमें इंद्र की पूजा होती थी। इंद्र
की पूजा होती थी। इंद्र की पूजा होती थी, इंद्र को होती थी। और इंद्र को क्या कहा जाता था? पुरंदर। पुरंदर इंद्र को क्या कहा जाता था? पुरंदर कहा जाता था। इंद्र की पूजा होती थी, इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। इंद्र की अनुपस्थिति में, इंद्र की या इंद्र के साथ, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इंद्र के साथ अग्नि एवं अरुण की पूजा भी होती थी। अरुण की पूजा होती थी। उस समय ज्यादा छुआछूत का भेदभाव नहीं था, क्योंकि जन्म के आधार पे तो था नहीं, कर्म के आधार पर था, तो बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। इंद्र की पूजा होती थी और अग्नि अरुण की भी पूजा होती थी। प्रकृति की पूजा का भी प्रचलन था कहीं कहीं। प्रकृति की पूजा का प्रचलन था, लेकिन बहुत कम था। ये चला आ रहा था, ये प्रकृति पूजा ये कम हो चुका था। ज्यादा तो इंद्र की पूजा, क्योंकि इंद्र को उस समय राजा माना गया, कि मतलब सृष्टि के राजा जो है इंद्र को माना गया। और माता, यानी जो माताएं होती थी, माता को भी धर्म के आधार पर सम्मान दिया जाता था। सम्मान दिया जाता था। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग। ये धार्मिक व्यवस्था हो गई, इनकी देखते हैं आर्थिक स्थिति क्या थी। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं? आर्थिक स्थिति इनकी। तो आर्थिक जो स्थिति थी वो भी ना बहुत अच्छी थी ना खराब थी। कैसे कह दीजिए? आर्थिक स्थिति, जो आर्थिक स्थिति थी वो, इसमें ये पशु पालन करते थे। इनका व्यवसाय जो मुख्य था वह इसमें पशुपालन करते थे। इनके आय व्यय का जो साधन होता था, आय व्यय का जो साधन होता था वह पशु होते थे। आय व्यय का साधन पशु होते थे। पशु कौन होता था? पशु होते थे। गाय को अघन्या कहा गया। गाय को क्या कहा गया उस समय? आप वेरी इंपॉर्टेंट है, जानते रहिए। गाय को अघन्या बोला गया। अघन्या, गाय को क्या कहा गया? अघन्या, यानी कि ना मारने योग्य। क्या कहा गया? न मानने योग्य, अर्थात गाय को पवित्र माना गया। आय व्यय का साधन पशु होते थे। क्या होते थे? पशु होते थे। आय व्यय का साधन, यानी कि किसी को कुछ देना या फिर गिरवी जैसे रखा जाता था तो वो अपनी गाय को या बैल को रख देते थे, उनसे खाने पीने की सामान्य वस्तुएं ले लेते थे। और जब वो क्या करते थे, जब उनको वस्तुएं वो वापस कर पाते थे तो क्या करते थे? वो अपनी गाय या बैल या पशुओं को जो भी रहता था उसको वापस ले लेते थे। लेकिन गाय को अघन्या माना गया। अघन्या मीन्स न मानने योग्य, यानी गाय को वो क्या मानते थे? पवित्र मानते थे। गाय को क्या मानते थे? गाय को पवित्र मानते थे। गाय को क्या मानते थे? पवित्र मानते थे। तो ये इनकी आर्थिक स्थिति रही। धार्मिक स्थिति तो बच्चा इनका पूरा हो गया। आइए हमें सरसरी नजर में देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल। क्या देखते हैं? उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल जस्ट इसका अपोजिट है। सबसे पहले देखते हैं उत्तर वैदिक काल में हम लोग बस एक नजर, उसका जस्ट अपोजिट उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था,
व्यवस्था। अब इसमें क्या हो गया, राजनीतिक जो व्यवस्था थी उस समय कबीलाई व्यवस्था थी। इस समय जो आपका उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल छोटे छोटे उसमें बंटने लगे थे। जो उत्तर वैदिक काल है, राजनीतिक जो व्यवस्था है इसकी, या ऐसे कह सकते हैं, इसमें कबीले छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगे थे। क्या होने लगे, जो कबीलाई व्यवस्था थी वो खत्म होने लगी। किसमें, उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगे। और इस समय क्या हो गया, राजा का स्थान होने लगा। राजा का स्थान ऊंचा होने लगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में ये बट गए। और हाँ, राज्याभिषेक द्वारा, कैसे, राज्याभिषेक द्वारा राजा का चुनाव होने लगा। और इसमें पहले था ना, कुल था, देखिए आप क्या लिखे थे, कुल, ग्राम, विश्व और लास्ट में जन सबसे छोटी इकाई होती थी। उस समय की 4 व्यवस्थाएं थी, राजनीतिक व्यवस्थाएं ना, राजा को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन इस समय राज्याभिषेक द्वारा राजा का चुनाव होने लगा। और इस समय की जो मुख्य व्यवस्था है 2 भागों में बढ़ गई। 2 भागों में कौन कौन सी, 2 भागों में कौन कौन सी, देखिए, एक सभा हो गई, कौन कौन सी, एक सभा एवं समिति का गठन होने लगा। यानी एक सभा और समिति का गठन होने लगा। इन चारों की जो जगह है वो सभा और समितियां ले ली। ठीक है, अब राजनीतिक व्यवस्था आपने देख लिया कि राज्य का चुनाव राज्याभिषेक द्वारा होता था, और जो राजा कबीले थे छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगे, सभा एवं समितियां होने लगी। और क्या कहते हैं, इस समय की जो व्यवस्था थी राजनीतिक, वो कट्टरता धारण करने लगी। क्या, कट्टरता धारण करने लगी। अब सामाजिक देखते हैं हम लोग, सामाजिक व्यवस्था उत्तर काल की सामाजिक व्यवस्था उत्तर काल की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो बहुत ही दयनीय थी। कैसे थी, बहुत ही दयनीय थी। अब सरसरी नजर में हम लोग देखते चलते हैं कि इस काल में देखिए, वहां मात्र सत्तात्मक सत्ता थी ना, यहाँ पितृ सत्तात्मक सत्ता का प्रचलन था। क्या था, पितृ सत्तात्मक सत्ता का प्रचलन था। पुरुष प्रधान व्यवस्था हो गई, पुरुष प्रधान व्यवस्था हो गई। महिलाओं को सभा एवं समितियों में कोई स्थान नहीं मिला, सभा और समितियों को कोई स्थान नहीं मिला। इन्हें पर्दा की वस्तु कहा जाने लगा। और यही नहीं, और बाल विवाह का प्रचलन हो गया। यानी स्त्रियों की
को शिक्षा से भी स्त्री को क्या हुआ, शिक्षा से भी वंचित रखा जाने लगा, वंचित रखा जाने लगा। अब देखो कितनी दयनीय स्थिति आ गई कि ऋग वैदिक काल में मात्र सत्तात्मक सत्ता होती थी और उसी के अनुसार सब कुछ चलता था। उसे शिक्षा में अधिकार था, यज्ञ में अधिकार दिया गया था, बल्कि उसी के अनुसार सत्ता ही पूरी चलती थी। लेकिन यहाँ पे उत्तर वैदिक काल, किसकी बात करें, उत्तर वैदिक काल में जस्ट अपोजिट हुआ, वो बाल विवाह का प्रचलन हो गया। स्त्रियों को पर्दा की वस्तु समझा जाने लगा, स्त्रियों को बाहर निकलना मना कर दिया गया, सभा और समितियों में जाने से मना कर दिया गया, यानी उनकी स्थिति बहुत ही पुअर हो गई, वो एक पर्दा की वस्तु बनकर रह गई। ये उसकी स्थिति थी। यानी कि कहा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल महिलाओं के लिए बहुत ही दुखद काल था और उसमें उन्हें कोई स्थान नहीं मिला। धीरे धीरे वो पतन की ओर, स्त्रियां क्या होने लगी, स्त्री पतन की ओर बढ़ने लगी, पतन की ओर बढ़ने लगी। ठीक है, अब देखा। और धार्मिक भी, आइए हम देखते हैं। अब ये हो गया आपका, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उत्तर काल की सामाजिक व्यवस्था। अब चलिए हम देखते हैं इसकी धार्मिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, दो टॉपिक और बचा है आपका, धार्मिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था। तो धार्मिक जो व्यवस्था थी, धार्मिक व्यवस्था, यहाँ धर्म में क्या होने लगा, विष्णु की पूजा होने लगी। किसकी, विष्णु की पूजा होने लगी, विष्णु की पूजा होने लगी, धर्म के नाम पर होने लगी, धर्म के नाम पर छुआछूत जैसी बीमारी बढ़ने लगी, लोगों में बढ़ने लगी, अंधविश्वास पनपने लगा, अंधविश्वास पनपने लगा, धर्म में महिलाओं को पीछे रखा गया, यानी जो यज्ञ में भाग लेती थी अब उन्हें यज्ञ से वंचित कर दिया गया। ये रहा धार्मिक व्यवस्था उनकी उस समय की। आइए देखते हैं कि आर्थिक स्थिति इनकी क्या थी। और जैसे वहाँ हमने बताया था कि अग्नि की पूजा होती थी, तो यहाँ यम की रुद्र की और कुबेर की पूजा होने लगी, कुबेर की पूजा होने लगी। और आगे हम देखते हैं धार्मिक व्यवस्था। अब एक बचा उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी। तो आर्थिक स्थिति में जो उत्तर काल में थी उनकी आर्थिक स्थिति, जो आर्थिक स्थिति इसमें उत्तर वैदिक काल में, यानी उत्तर वैदिक काल में, जो उत्तर वैदिक काल है उसमें क्या करने लगे लोग, खेती करना प्रारंभ कर दिए, खेती करना प्रारंभ कर दिया, व्यवसाय को अपना लिया, जैसे रंगरेज, शिल्पकार आदि। एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों कि हमने बताना ही भूल गए कि जो
वैदिक सभ्यता है उसका ज्ञान किससे चलता है? वेदों से। वैदिक जो सभ्यता से, तो वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं कि जो वैदिक सभ्यता है उसका ज्ञान किससे हमें चलता है, यानी वैदिक सभ्यता का ज्ञान हमें वेदों से मिलता है। किससे? वेदों से मिलता है। अब वेद कितने हैं आप जान ही रहे हैं, 4। वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है इससे ऋग्वैदिक काल का पता चलता है, ऋग्वैदिक काल का पता चलता है, ऋग्वैदिक काल का। लेकिन इन तीनों से किसका पता चलता है? उत्तर वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल का। और ऋग्वैदिक काल का पता हमें किससे चलता है? वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। वेद कितने हैं? 4। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन सा? शिल्प, कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, ये जो आपके हैं ये 6 आपके वेदांग हैं। और पुराणों से, किससे? पुराणों से। पुराण कितने हैं? उपनिषद 18। पुराणों की संख्या, वेद, वेदांग, पुराण 18 है। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद कितने हैं? 108। इन सब से ये स्रोत है किसके? ऋग्वैदिक काल की जानकारी इन्हीं से हमें मिलती है, या श्रुतियां है कह सकते हैं। तो पूछा जा सकता है कि जो वैदिक सभ्यता उसका ज्ञान तो आप कह सकते हैं, सीधे सीधे बता सकते हैं, वेदों से, वेदांगों से, पुराणों से, उपनिषदों से, श्रुतियों से, जितनी स्मृतियां हैं श्रुतियों से, इनसे हमें ज्ञान वैदिक सभ्यता को होता है। लेकिन अब इसमें भी पूछ लेते हैं कि ये देखो ऋग्वैदिक काल का पता हमें किससे चलता है? ऋग्वैदिक काल का पता किससे चलता है? तो ये सीधे ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से। लेकिन उत्तर वैदिक काल का पता यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो बच्चों ये आज का वीडियो रहा। अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं। जैसा भी मेरा वीडियो लगा हो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और सुझाव भी दीजिएगा। और प्लस आपसे निवेदन तो नहीं करेंगे, लेकिन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।